आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इस एक्सरसाइज में हमने आपको पता है अब तक हमने फंक्शन जो है हमने वो पूरा कर लिया है, मतलब फंक्शन का इंट्रोडक्शन हमने पूरा कर लिया है। और फंक्शन का इंट्रोडक्शन हमने 3 पार्ट में शूट किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने फंक्शन पढ़ा था एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फिर हमने फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंस पार्ट 2 में, और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन, रेंज वगैरह डिस्कस किए थे। और बाकी के जो बचे हुए ग्राफ थे वो हमने पार्ट 3 के अंदर डिस्कस किए थे, ठीक। और वो तमाम सारी की सारी जानकारी जितने भी हमने इन 3 पार्ट में पढ़ा है ना, वो हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस में। एग्जांपल हम पहले उन पार्ट्स में कर चुके हैं, तो जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन वीडियो को जरूर देख लेना एक बार, तभी आपको 2.3 समझ में आएगी। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि फंक्शन के आधार पर अगर मैं बात करूं तो 2.3 में क्वेश्चन बहुत ही कम दिए हुए हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टीचर्स की हेल्प से, अदर बुक से कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर जरूर करें कि फंक्शन का डोमेन, रेंज वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। वैसे मैंने सब आपको समझा दिया है इंट्रोडक्शन में। बाकी कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी के अपनी बुक के करेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन भी आपको जरूर करने होंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक। बाकी मैं आपको तरीके सब यहाँ पर बता ही दूंगा, कुछ हमने बताए थे आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर, बाकी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलते हैं तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 सॉल्यूशन क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। ये जो लिखे हुए हैं ना तीनों, ये एक्चुअली रिलेशंस कहे उसने हमसे, ये रिलेशन है। फिलहाल बताना है कि रिलेशन में कौन कौन से फंक्शन होंगे। तो एज यू नो, a function is a special type of relation in which all element of set A have a unique image in set B। तो फंक्शन क्या होता है? एक इस तरह का रिलेशन जिसमें जो पहला सेट होता है A, जो पहला सेट A होता है उसके हर एलिमेंट की इमेज हो, और एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो, यूनिक इमेज हो, उसको बोलते हैं फंक्शन। ये सही बातें हमने डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो अगर क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में है, यानी कि अगर उसने हमको एक रिलेशन कह के फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया है, तो कैसे पता लगाएंगे कि ये रिलेशन ही फंक्शन होंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप केवल इन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को देख लेंगे। अगर हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, यानी कि अगर दो दो किन्हीं भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये फंक्शन होगा। ये बताया था मैंने आपको। तो क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले बता दी है कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है, कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है, इफ नो एनी टू distinct no any two distinct order pair should have same first element, तब हम फंक्शन को, तब हम रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब क्या कि इफ एनी टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, अगर दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फंक्शन। तो वैसे आपको सिर्फ देख कर पता चल जाएगा यहाँ पर कि क्योंकि पहले वाले रिलेशन की अगर हम बात करें तो हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अलग है, मतलब ये फंक्शन है। दूसरे वाले में देखो आप 2 4 6 8 10 12 14, यहां भी हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अलग है, तो ये भी फंक्शन है। लेकिन इस वाले में इन दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया, तो ये वाला फंक्शन नहीं होगा, ठीक। तो ये रीजन दे देंगे हम। तो अगर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें पहले का फर्स्ट पार्ट, तो आप बकायदा ये रीजन लिखोगे यहाँ पर, ये रीजन लिखोगे और क्या दोगे, हैंस। ये रीजन लिख के आप बोल दोगे हैंस R1 इज ए फंक्शन। अच्छा, बुक में R1 R2 R3 लिखे, हमने मान लिया कि फंक्शन R1 पहले वाला है, दूसरा वाला रिलेशन R2, तीसरा रिलेशन R3 है। तो हैंस R1 इज अ फंक्शन, सो R1 इज ए फंक्शन। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेम रीजन यही लिखेंगे, क्योंकि हर ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट इमेज जो है वो अलग अलग है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, हैंस R2 इज ए फंक्शन। मतलब ये रीजन लिखना है वगैरह, पहले आपको ये रीजन लिखोगे पहले, और इस रीजन को लिखने के बाद कहेंगे कि हैंस R1 इज ए फंक्शन और हैंस R2 इज ए फंक्शन। थर्ड वाले में दिख रहा है कि 1 की इमेज 3 भी है एंड 1 की इमेज 5 भी है, तो क्या लिखोगे, क्योंकि एलिमेंट 1
ये एलिमेंट जो 1 है हैव टू इमेज, हैव टू इमेज एज 3 एंड 5, एज 3 एंड 5, मतलब एलिमेंट 1 जो है उसकी 2 इमेजेस हैं 3 और 5, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, सो R3 इज नॉट ए फंक्शन, तो R3 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे हमने रिलेशन को फंक्शन है या नहीं है कैसे पता लगाया, समझ में आ गया ना कि हर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। अगर किन्हीं भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इस चीज को और बेहतर समझने के लिए आप लोग इसको एरो डायग्राम में भी देख के फील कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर तीनों के इनके एरो डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं, और बकायदा आप एरो डायग्राम एग्जाम में बना भी ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बना के आना एरो डायग्राम भी, और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बातें। तो जो पहले पहले एलिमेंट है वो आपको लिखने हैं पहले वाले में, ये बात कर रहा हूं मैं R1 के लिए, रिलेशन R1 इस सेट से इस सेट पर। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14 और 17, और बाद वाले सेट का एलिमेंट तो 1 ही है। तो अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो 2 की इमेज 1, 5 की इमेज भी 1, 8 की इमेज भी 1, 11 की इमेज भी 1, 14 की इमेज 1, 17 की इमेज भी 1। तो क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर कि हर एलिमेंट की इमेज हो सबकी है, और एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो, 2 की इमेज 1 है। वो बताया था ना बाराती वाला तरीका कि 2 बाराती या फिर 2 से ज्यादा बाराती एक थाली में खाना खा सकते हैं, मगर एक बाराती एक से ज्यादा थाली में खाना नहीं खा सकता। तो ये कैसा है बाराती है कि एक में खाना खा रहे हैं, तो बात सही चल रही है, वैसे मैंने आपको समझाया था सब बातें। तो इसको आप वेन डायग्राम इसका सॉरी एरो डायग्राम बना के बातों को समझ सकते हैं। अगर आप दूसरे का एरो डायग्राम बनाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लो कि मैं इसके मतलब करने वाला हूं। अगर मैं दूसरे वाले सेट का एरो डायग्राम बनाकर आपको बातों को समझाऊं तो यहां भी हम लोग देख पाएंगे कि जो फर्स्ट सेट है मेरे पास उसमें है पहले एलिमेंट 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, और जो इन सभी के दूसरे एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और रिलेशन है R2। तो देखते हैं कि 2 की इमेज साफ दिख रही है, 2 की इमेज 1, और 4 की इमेज 2, 6 की इमेज 3, 8 की इमेज 4, 10 की 5, 12 की 6, 14 की 7। तो ये भी साफ दिख रहा है कि ये भी फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि पहले सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज है और एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, तो यही फंक्शन होगा। इसको भी आप बना देना बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट का। अगर मैं आपको एरो डायग्राम दिखाऊं थर्ड पार्ट का, तो R3 में कह रहा है फर्स्ट और एलिमेंट्स क्या है 1, 1, 2, 1, 1, 2, तो लिखेंगे तो एक ही बारी 1, 1 को, और दूसरे सेट जो एलिमेंट है वो है 3, 5, 5, 3, 5 और 5, और रिलेशन क्या है R3। तो यहां देखते हैं 1 की इमेज 3 और 1 की ही इमेज 5 और 2 की इमेज 5। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती ना कि एक ही एलिमेंट की 2 इमेज है, यानी कि एक बार आपकी 2 थाली में खाना खा रहा है, तो ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो एरो डायग्राम से चीजें हम और ज्यादा अच्छी तरह से फील कर पाते हैं। तो आप एरो डायग्राम भी जरूर बनाना, नोट करेंगे क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिए हुए हैं और फाइंड करना है इन दोनों रियल फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज। और मैं आपको पहले बताऊं कि मैं आपको क्वेश्चन 2 के एकदम तुरंत बाद क्वेश्चन 5 भी अभी साथ साथ कराऊंगा। एक्चुअल में 3, 4 को हम बाद में करेंगे, क्योंकि 2 और 3 क्वेश्चन में हमको एक ही अप्रोच रखनी है। 2 और 5 सॉरी 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 2 और 5 में हमको एक ही अप्रोच रखनी है। 2 और 5 को हम एक ही तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं और 5 के 3 पार्ट हैं। इन पांचों पार्ट्स को हम सब में हमको डोमेन एंड रेंज ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पर तरीका मैं एक रखूंगा ना, तो पहले 2 देखते हैं और फिर 5, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 या 4 पर। अब बात क्या है कि इन फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो वैसे ही तो इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डोमेन एंड रेंजेस फाइंड करना बताया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस हमने वहां पर नहीं किए थे एक्चुअल में, क्वेश्चन तो अब है। तो पहले आपको डोमेन एंड रेंज को समझना पड़ेगा, थोड़ा फील करना पड़ेगा चीजों को कि यार ये एक्चुअल में डोमेन एंड रेंज होती क्या है। देखो डोमेन एंड रेंज एक्चुअल में बच्चों को, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको समझ में आ जाती है। अब या तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि समझाने की कमी है टीचर्स की, या बच्चे इतनी अटेंशन इन चीजों को नहीं दे पाते, या फिर यहाँ पर कमी है, कहीं तो है।
देखो डोमेन एंड रेंज क्या होता है, सुनो। अभी तक तो ये बताया था मैंने आपको फंक्शंस के बारे में कि सेट ए पूरा ही क्या होता है, सेट ए पूरा ही क्या होता है, डोमेन होता है फंक्शन में तो। और बी सेट बी में जो एलिमेंट्स इमेज बन जाएंगी, मान लो ये लिखा हुआ है ए की इमेज वाई है, बी की इमेज एक्स है, सी की इमेज आर है, तो फंक्शन तो ये है। तो अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन बताऊं तो इसका डोमेन होगा सेट ए, पूरा ही डोमेन कहलाता है, ए बी सी क्या होगा डोमेन। और रेंज क्या होता है, ये तो हो जाएगा डोमेन। और रेंज क्या होता है, वो वैल्यूज जो इमेज बन रही है, कौन बन रही है, एक्स वाई और आर, सिर्फ उन वैल्यूज का सेट क्या बोला जाता है, रेंज। और बाद वाला सेट पूरा ही क्या बोला जाता है, कोडोमेन। बाद वाला सेट पूरा ही क्या बोला जाता है, कोडोमेन। वैसे हम यहाँ पर कोडोमेन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। तो आप लोग ना डोमेन एंड रेंज को थोड़ा इस तरह समझेंगे कि जो सेट पहले वाला होता है वो पूरा ही डोमेन होता है, ठीक। और जो वैल्यूज इमेज बन रही है बी वाले सेट की, उन वैल्यूज का सेट होता है रेंज, ठीक। अब लेकिन इस तरह के फंक्शन में, इस तरह से मेरा मतलब फंक्शन एज रूल ऑफ डिपेंडेंस, जो मैंने आपको पार्ट 2 और 3 में समझाया था, बात अब भी मैं यही करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बात को घुमा फिरा के करेंगे हम लोग अब बात कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, क्योंकि अब हमको फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं मिला हुआ है। फंक्शन हमको एक रिलेशन की फॉर्म में नहीं मिला हुआ है, फंक्शन हमको मिला हुआ है एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में क्वेश्चन हमको मिला हुआ था ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो वहां तो हमने ये डेफिनेशन लगाई थी। अब हम ये डेफिनेशन लगाएंगे, लेकिन थोड़ी सी इसको मॉडिफाई करके लगाएंगे। देखो करना क्या है, अगर आपको किसी भी फंक्शन का इस तरह की जो रूल ऑफ डिपेंडेंस में होगा, और 99% इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं फंक्शन के डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए। तो वैसे मैं आपको इनको फाइंड करने के तरीके कई सारे बताऊंगा, कि पहले आप एक्चुअली में समझो कि डोमेन क्या होता है। सुनो, एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। इधर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने कहा एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, ये कोई फंक्शन है, और मेरे को ना इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। बहुत जान सुनना मेरी बात, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो आप अपने मन में ये बात सेट कर लो कि इस दुनिया में इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर्स होते हैं, जिनको हम सभी क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ये तो आप जानते हैं ना, आपको नंबर सिस्टम की यहाँ पूरी जानकारी होनी चाहिए। रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं आर से, बाकी सब इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन, ऑड, रेशनल, इरेशनल, सब यहीं पर एग्जिस्ट करते हैं, सारे नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो डोमेन जो होगा, किसी भी सेट का डोमेन क्या होगा, वो या तो पूरा पूरा रियल नंबर ही होगा, ठीक है, या रियल नंबर में से कुछ नंबर्स होंगे, कुछ नहीं होंगे। अब सुनो बात को, क्या इस पूरी लाइन पर जो भी नंबर्स मौजूद हैं उनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं भैया, रियल नंबर्स। पॉइंट वाले हो, बिना पॉइंट वाले हो, सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या ऐसा कोई नंबर है आपके पास जो मैं से पुट करूं और वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड? क्या कोई ऐसा नंबर आपको लग रहा है क्या? आपको तो डोमेन के लिए फीलिंग आनी चाहिए सबसे पहली बात, तभी आप डोमेन को समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। क्या इन सभी नंबर्स में माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई ऐसा नंबर है जो मैं यहां पुट करूं और वैल्यू क्या बन के आए, नॉट डिफाइंड? चेक करते हैं भैया। मैंने कहा एक बार जीरो रख कर देखो, वैसे ही कहा, तो फंक्शन ऑफ जीरो क्या बनेगा, 0/0 + 3, यानी कि 0/3 यानी कि 0। तो वैल्यू फाइनाइट आ गई, वैल्यू डिफाइन है, फाइनाइट आ गई। मैंने कहा आप यहाँ पर रेंडमली 3 रखो, मैंने कहा 3 रखो, तो 3 + 3/6 हो जाएगा ना, तो 1/2, ये वैल्यू भी फाइनाइट आ गई। तो अभी बोलते हैं कि फंक्शन 0 पे डिफाइन है, हमें बोलते हैं फंक्शन 0 पे डिफाइन है, 3 पे भी फंक्शन डिफाइन है। क्या आपको फीलिंग आ रही है क्या कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर -3 पुट कर दूं, तो फंक्शन ऑफ -3 क्या हो जाएगा, -3/-3 + 3, और ये क्या बन जाएगा, 0। तो नॉट डिफाइन आ गया, नॉट डिफाइन। तो मतलब -3 रखने पर मेरा फंक्शन नॉट डिफाइन आया। समझ रहे हैं बात को? तो मैं ये कहूंगा कि इस फंक्शन, सही बताओ, जब मैंने इस फंक्शन में -3 पुट करा और क्या आया, नॉट डिफाइन। क्या -3 के अलावा, क्या इस -3 के अलावा इन सभी संख्याओं में माइनस नेगेटिव से प्लस इंफिनिटी तक कोई और संख्या भी ऐसी है क्या जिसको मैं यहां रखूं और नॉट डिफाइन बने? समझो बात को, फील करो। जब मैंने यहां -3 रखा तो क्या बन के आया था तुरंत,
नॉट डिफाइन। -3 -4 रखो, क्या नॉट डिफाइन आएगा? नहीं आएगा। -2 नॉट डिफाइन आएगा? नहीं आएगा। अब सिर्फ एक ही नंबर ऐसा था, वो कौन था? -3, जिसको रखने पर नॉट डिफाइन आया, अब किसी पे नहीं आएगा। तो हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन -3 पर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। हम क्या बोलते हैं? ये फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। हम क्या बोलते हैं? फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू -3। फंक्शन x इज इक्वल टू -3 पर डिफाइन नहीं है। तो मतलब फंक्शन डिफाइन कहां पे है? फंक्शन डिफाइन है पूरे रियल नंबर में से, पूरे रियल नंबर में से -3 को हटा दो, तो फंक्शन डिफाइन कहां हुआ? ये फंक्शन -50 पे, -100 पे, -2 पर, -1/2 पर, -0.3 पर, +4 पर, +1000 पर, सब पे डिफाइन है। सिर्फ किस पे डिफाइन नहीं है फंक्शन? -3 पे डिफाइन नहीं है। तो हमने कहा कि भैया रियल नंबर में से -3 को हटा दो, यहां से -3 को हटा दो, हट गया। अब जो बचा ना वो डोमेन है। समझ में आ रही है डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन उन वैल्यूज का सेट जिन पे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट निकल के आएगी, एक फिक्स वैल्यू फाइंड होके आएगी। जिन जिन वैल्यू पर, जिन जिन वैल्यू पर फंक्शन इनफाइनाइट बनेगा, जिन जिन वैल्यूज पर फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, वो वैल्यू डोमेन में नहीं आती। तो पहले आपको ये समझना होगा कि डोमेन क्या होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। डोमेन मतलब जिन वैल्यूज को पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आई। 0 भी डोमेन में है, 3 भी डोमेन में है, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, सिर्फ कौन नहीं होगा डोमेन में? -3, क्योंकि -3 पर फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन आ रही है। तो समझ में आ रहा ना कि फंक्शन का डोमेन मतलब जिन वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट हो। तो अब आप एक शॉर्ट में नोट लिख सकते हो, डोमेन किसे बोलते हैं हम लोग? जिन वैल्यूज पर, जिन वैल्यूज पर फंक्शन, जिन वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट हो, फाइनाइट कह लो या डिफाइन कह लो, डिफाइन हो, फाइनाइट हो, डिफाइन हो, उन वैल्यूज का सेट। सेट में ये बात लिखना है ना, सेट पे, एक सेट के अंदर। तो जिन वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू एक फाइनाइट निकल के आए, फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आए, उसे बोलते हैं, उन वैल्यू सेट को बोलते हैं डोमेन। समझ में आ गया? चलो इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अभी मैं आपको डोमेन के लिए एक एग्जांपल और बताता हूं कि फंक्शन का डोमेन एक्चुअल में क्या होगा। तभी आप लोग क्वेश्चन तो आप फिर तुरंत कर दोगे, क्वेश्चन तो हम तुरंत कर देंगे। मान लो मैंने कहा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x², इसका डोमेन बताओ। अभी मैं रेंज पे नहीं आ रहा, डोमेन बताओ। अब क्या कोई वैल्यू ऐसी है जिसको मैं यहां पुट करूं और फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन बन के आए? आपको वैल्यू लेनी कहां तक है? हमेशा जब भी डोमेन चेक करना होगा ना, नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू चेक करके यहां रख कर देखो और बताओ कि क्या इसकी वैल्यू कभी इनफाइनाइट आएगी। अच्छा, अगर किसी के मन में ये बात आ रही है ना कि सर इनफाइनाइट पे आएगी, तो मैं बता दूं रियल नंबर के सेट में इनफाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट नहीं होते। इनफाइनाइट से जस्ट लास्ट जो भी इससे जस्ट पहला होगा वहीं तक के नंबर होते हैं, ठीक है? इनफाइनाइट नहीं होते, ठीक? तो क्या अगर मैं इसमें 0 रखूं तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर में रखूं अगर, तो उसका स्क्वायर हम लोग फाइंड कर पाएंगे। आप कहोगे 10 रखो, तो हाँ 100 निकल के आएगा। हम कहेंगे 1000 रखो, तो उसका भी स्क्वायर निकल के आएगा। कोई निगेटिव नंबर रखोगे तो भी स्क्वायर निकल के आएगा। पॉइंट वाला रखोगे तो भी स्क्वायर आएगा। फ्रैक्शन रखोगे तो भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हमेशा हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन का डोमेन आर है। रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर फंक्शन का क्या है? डोमेन है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डोमेन किसे कहते हैं? उन वैल्यूज का सेट जिन वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आए, कुछ ना कुछ निकल के आए, इनफाइनाइट ना आए, नॉट डिफाइन ना आए, उन वैल्यूज को बोलते हैं डोमेन। समझ में आ गया? तो आप ये रफ नोट लिख लेना है कि जिन वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट हो उसको हम डोमेन बोलते हैं, ठीक? बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको और बताएंगे। अब बात कर लेते हैं ना रेंज की, अब बात कर लेते हैं रेंज की। तो इसी फंक्शन की बात करूंगा मैं। दोनों सेट मान लो रियल नंबर के हैं, रियल नंबर से रियल नंबर। अब सुनो, रियल नंबर में नेगेटिव भी होता है, 0 भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, इधर भी नेगेटिव भी, 0 भी, पॉजिटिव भी। अभी मैंने देखा था कि इस फंक्शन का डोमेन पूरा आर था, पूरा का पूरा रियल नंबर इस फंक्शन का डोमेन है। मतलब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव के लिए भी फाइनाइट आएगी, 0 के लिए भी फाइनाइट आएगी, प्लस के लिए भी फाइनाइट वैल्यू आएगी। चलो डोमेन तो पूरा हो गया। अब जरा सोचो, जब मैं 0 भरूंगा तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0।
जब मैं कोई पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर, पॉइंट वाला हो, फ्रैक्शनल हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, वो नंबर यहां पुट करूंगा तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, उसका स्क्वायर जो भी आएगा मगर पॉजिटिव ही। क्लियर। जब मैं कोई नेगेटिव नंबर यहां पुट करूंगा, नेगेटिव वाला पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, इरेशनल हो, कैसा भी हो, उसका स्क्वायर करूंगा तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर करते पॉजिटिव आता है ना। क्या यहां से कभी कोई चीज नेगेटिव निकल के आएगी? नेगेटिव निकल के आएगी क्या? नेगेटिव नहीं आएगी। यहां से कभी आपके पास वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। ये चीज ऑलवेज जीरो, ये चीज ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। तो इधर वाले सेट की जो वैल्यू इमेज बन रही है वो रेंज है। रेंज क्या है? जो वैल्यू इधर आकर इमेज बनेगी, इमेज जो बनेगी वो वैल्यू क्या है? रेंज। तो अगर मैं आपको रेंज के बारे में एक रफ नोट लिखवा दूं, कहने वो रफ है मगर है बहुत इंपॉर्टेंट, रफ। तो कोडोमेन, इस सेट को बोलते हैं पूरे को कोडोमेन। तो कोडोमेन, कोडोमेन स्पेलिंग वगैरह भैया देख लेना। कोडोमेन की वह वैल्यूज, कोडोमेन की वह वैल्यूज जो कोडोमेन की वह वैल्यूज जो इमेज बन रही हैं, जो इमेज बन रही हैं, इन वैल्यूज का जो सेट है उसको बोलते हैं रेंज। तो डोमेन किसे बोलते हैं? इस सेट की वो वैल्यूज जिन पर वैल्यू फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी, फाइनाइट होगी। और कोडोमेन की वो वैल्यूज जो इमेज बनेंगी उनका सेट बोला जाता है रेंज। तो पहले आपको रेंज और डोमेन को इस तरह से फील करना जरूरी था, तभी हम लोग क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो अब से आपको जब भी डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए आएगा इस तरह के फंक्शन में, फंक्शन एज रूल ऑफ डिपेंडेंस, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो आपको ये देख लेना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आए। अगर है तो उसको रियल नंबर से हटा देंगे, डोमेन बन जाएगा मेरे पास। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हम हर वैल्यू को फाइंड कर ही देंगे, माइनस नेगेटिव मॉड एक्स, तो हर वैल्यू के लिए फाइंड हो ही जाएगा, तो एवरी रियल नंबर इज डोमेन। और जो जो वैल्यू इमेज बन सकती हैं उन सभी का सेट क्या बोला जाएगा? रेंज। ठीक। तो ये बातें आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस को फटाफट पूर्ण कर देंगे तेजी से। तो डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए वैसे तो कोई तरीका देखो स्पेशल है नहीं। अगर आप कहने लगोगे कि सर कोई तरीका बता दो, फॉर्मूला बता दो, कोई नहीं। सिर्फ कुछ मेथड्स हैं जिनको मैं बताऊंगा। एक तो मेथड जो मैंने आपको अभी बताया है, जो मैंने आपको मेथड अभी बताया है, चीजों को फील करो बाई फीलिंग, फीलिंग तो अच्छा नहीं रहेगा लिखना, बाई ऑब्जर्वेशन। एक तो आप ऑब्जर्वेशन करो, सिर्फ देखो अपनी आंखों से कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको मैं यहां पुट करूं और नॉट डिफाइन आए। अगर है तो वह वैल्यू को हम आर से हटा देंगे, डोमेन बन जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो हर वैल्यू पे एक्स की हर वैल्यू पुट करो, वैल्यू फाइनाइट ही आएगी, तो फिर हर रियल नंबर का डोमेन होगा। तो एक तो हम ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हैं। दूसरा, चीजों को और क्लियर करने के लिए हम एरो डायग्राम भी कई बार ड्रॉ कर सकते हैं। एरो, हम लोग एरो डायग्राम से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, एरो डायग्राम से भी। तीसरा और सबसे ज्यादा यूजफुल तरीका है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिस तरह हमने पार्ट 2 में और पार्ट 3 में किया था। ग्राफिकल मेथड से भी हम कई बार क्वेश्चन को कर लेंगे। मैंने आपको बताया था ना, ग्राफिकल मेथड में ये बात याद रखना, फंक्शन पे जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है उस ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पर जहां पड़ सकती है वो डोमेन होता है, और उस ग्राफ की परछाई वाई एक्सिस पर जहां पड़ सकती है उसको रेंज बोलते हैं। चौथा तरीका होता है एक क्या कहूँ उसको, एलजेब्रिकल मेथड। एलजेब्रिकल मतलब कुछ कैलकुलेशंस करेंगे उससे भी हम पता लगा सकते हैं, एलजेब्रिकल मेथड। इन कई तरीकों से हम फंक्शन का डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं। नंबर एक बात तो ये है कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन इन चारों तरीके से हो जाए। किसी क्वेश्चन में हम सिर्फ ये तरीके से काम कर देंगे, तो किसी को हम इससे करेंगे, तो किसी को हम इससे करेंगे, किसी को हम इससे करेंगे। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको मैं इन चारों से ही कर दूंगा। तो मैं आपको जो भी मेरे पास ही 5 पार्ट आ रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं और 5 के 3 पार्ट हैं, तो मैं इनको आपको हर तरीके से करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में अच्छी तरह चीजें आ जाएं। मगर आप अपनी नोटबुक में अपने एग्जाम में वही करना जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक तरीका कोई भी कर देना इनमें से एक तरीका, ठीक। लेकिन डोमेन रेंज फाइंड करने तरीके इनसे भी
और भी होते हैं जो हम पढ़ेंगे कंपटीशन एग्जाम में वगैरह की वीडियोस में। फिलहाल तो मैं इन मेथड से आपको डोमेन फाइंड करना सिखाता हूं। तो देखते हैं पहला फर्स्ट क्वेश्चन, कैसे हम डोमेन फाइंड करते हैं पहले क्वेश्चन का। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। तो डोमेन फाइंड करना है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स। देखो भैया, डोमेन अगर आपको अच्छी तरह सीखना है ना, तो अगर आपने अब तक पार्ट 2 और पार्ट 3 की इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखें एक बार। तो आप मुझे पहले सोचो, बताओ बाय ऑब्जर्व, हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन से। क्या आपको पूरे रियल नंबर पे ऐसा लग रहा है क्या कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो मैं यहाँ पुट करूं लाके और वैल्यू निकल के ना आवे, इनफाइनाइट आए, नॉट डिफाइन आए, जीरो? हमेशा तीन तीन पॉसिबिलिटी लिया करो, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीन लिया करो। स्टार्टिंग में बता रहा हूं आपको तरीका। जीरो का मोड जीरो आएगा। पॉजिटिव नंबर चाहे आप कुछ भी रख देना, छोटा बड़ा कैसे भी रख देना, वैल्यू निकल के जरूर आएगी। कोई आप नेगेटिव नंबर रख देना, वैल्यू निकल के जरूर आएगी, वैल्यू का जरूर आएगी। तो मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा है, सॉरी, इसका डोमेन क्या होगा, एवरी रियल नंबर डोमेन। तो क्या लिखोगे रीजन, क्योंकि एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर all values of x, for all values of x belongs to r। क्या मतलब है बात का, कि एफ एक्स, एक्स की जो r से बिलोंग करने वाली जो भी रियल नंबर है सबके लिए डिफाइन है। इसलिए डोमेन ऑफ एक्स, इसलिए डोमेन ऑफ एफ एक्स इज रियल नंबर। इस तरह आप डोमेन पता लगा सकते हैं बाई ऑब्जर्वेशन, बता रहा हूं मैं आपको। मैं कराऊंगा आपको ये चारों तरीके वैसे, ठीक। रेंज नाउ, अब बात कर लेते हैं भैया ना रेंज की। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख रहा है वो, माइनस मोड एक्स। अब मुझे एक बात बताओ सोच के, अब आप मुझे एक बात बताओ सोच के, देखो ऑब्जर्वेशन और एरो डायग्राम दोनों कर लेते हैं इसमें। अगर मैं इस क्वेश्चन का एरो डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इस क्वेश्चन का एरो डायग्राम बनाऊं, देखो जो मैं यहां पर करूंगा ना, अगर मैं इसको मुंह से रफ बोल दूं तो आपको रफ ना मानना, वो क्वेश्चन का एक पार्ट होगा और वो आप बकायदा करोगे, नोटबुक में भी करोगे, एग्जाम में तो एग्जाम में करके आओगे। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये नेगेटिव, ये जीरो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये जीरो, ये पॉजिटिव। अभी मैंने देखा कि डोमेन क्या है, एवरी रियल नंबर। फंक्शन में मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूं, वैल्यू फाइंड होकर जरूर आएगी मेरे पास, कुछ भी आएगी। जीरो पुट करूं तो भी आएगी, पॉजिटिव पुट करूंगा तो भी आएगी, आएगी जरूर। अब जरा डोमेन तो मेरे पास आ गया था, रेंज की बात कर लेते हैं। जब मैं इसमें जीरो रखूंगा ना, तो फंक्शन ऑफ जीरो मतलब माइनस का मोड जीरो, मतलब कि जीरो, जीरो का मोड जीरो होता है, तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जब मैं इसके अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा, माना मैंने रखा 5, तो बाहर तो माइनस लगा हुआ है ना, मोड ऑफ 5 की वैल्यू 5, तो मैंने वैसे रखा क्या था, वैसे तो मैंने रख रहा 5, तो पॉजिटिव की इमेज क्या आ रही है, नेगेटिव, पॉजिटिव की इमेज क्या आ रही है, नेगेटिव। और जब मैं कोई इसके अंदर नेगेटिव नंबर रखूंगा, तो माइनस मोड -5, ये वाला माइनस मैंने बाहर लगा दिया, और माइनस मोड 5 की वैल्यू 5, तो नेगेटिव की इमेज भी क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक। क्योंकि हमको अच्छी तरह पता है, हमको अच्छी तरह पता है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स में ये जो क्वांटिटी है सर्कल वाली, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि भैया मोड लगा हुआ है, और इसको बाहर से मल्टीप्लाई कर दी गई है माइनस से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये पूरा फंक्शन अब कैसे बन जाएगा, नेगेटिव। तो मतलब अगर जीरो है तो जीरो आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो भी नेगेटिव आएगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव वैल्यूज इमेज नहीं बनेगी, इमेज कौन बनेगा, जीरो बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो रेंज क्या हुआ, तो रेंज क्या हुआ, अच्छा आप नोट कर लो इसको अच्छी तरीके से। जितना पार्ट सफिशियंट है क्वेश्चन करने के लिए उतना मैं बोर्ड पर रहने दे रहा हूं। तो इस एरो डायग्राम से हम साफ देख सकते हैं, बाय एरो डायग्राम, बाय एरो डायग्राम, रेंज, रेंज क्या बनेगी, यहां देखो सामने बोर्ड पे, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो। पॉजिटिव नंबर तो नहीं आई ना, जीरो आया है बिल्कुल, और नेगेटिव सारी आई है, नेगेटिव भी आया है, जीरो भी आया है। तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक की जो वैल्यूज हैं, ओपन इंटरवल यहां लगेगा, क्लोज यहां लगेगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक की वैल्यूज इस फंक्शन में क्या हो जाएंगी, रेंज। तो डोमेन कितना था, आर,
रेंज कितना था, माइनस इन्फिनिटी। ठीक, तो ये क्वेश्चन को करने का एक तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को एग्जाम में करके आएंगे या अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, ये भी बनाना है आपको, तो नोट करेंगे तुरंत। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से एक बार और एल्जेब्रिकल। चलो इसको रब कर दूं। अच्छा इधर लिख देता हूं एक बार कि इसका रेंज तो आई है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, और डोमेन कितना है इसका आर। अभी हम इसको करते हैं एल्जेब्रिकल मेथड से। अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो मैं आपको एल्जेब्रिकल मेथड भी सिखा रहा हूं और ग्राफिकल ही बताऊंगा, हर मतलब आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन को। ठीक, एल्जेब्रिकल में क्या करते हैं, डोमेन तो आपको बाई ऑब्जर्वेशन फील करके निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था अभी इस क्वेश्चन की, कि डोमेन क्या है आर। डोमेन क्या है इसका आर। ध्यान देना मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। बस थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि आपको इनइक्वलिटीज करनी आनी चाहिए। इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी क्या होती है, ये सिंबल होते हैं ना, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनको बोलते हैं इनइक्वलिटी। हमारे सिलेबस में चैप्टर एक अभी आगे आएगा, अभी शायद 7वां या 8वां चैप्टर आएगा लीनियर इनइक्वलिटी के नाम से। वहां पर हम इन इनइक्वलिटी को कैसे सोल्व करते हैं वो सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा इन इनइक्वलिटीज के बारे में जो आपको याद रखनी है। तो क्योंकि डोमेन कितना आ गया आर, तो मान लो पहला क्वेश्चन तो मेरा आंसर तो आ गया। अब सुनो, एल्जेब्रिकल मेथड से मतलब कैलकुलेशन करके रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखते हैं। जब आपका डोमेन आ जाए तो आपको लिखना है, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये क्या बला है, ये कहां से आ गया, ये कहां से आया। सुनो, जो डोमेन है ना वही लिखा हुआ है, ये भी अगर आपने ध्यान दिया हो बात पे, इक्वल जो डोमेन है ये वही लिखा हुआ है। डोमेन क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। मतलब मैं x की वैल्यू इस फंक्शन में क्या पुट कर सकता हूं, x की वैल्यू इस फंक्शन में मैं क्या पुट कर सकता हूं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज में इस क्वेश्चन में पुट कर सकता हूं। x की वैल्यू में यहां पर क्या से क्या पुट कर सकता हूं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब कि एवरी रियल नंबर वी कैन पुट हियर। ठीक है, अब तुमको करना क्या है, इस x की जगह ये चीज बनानी है, ये चीज यहां बनानी है। ये मैंने गलत लगा दिया, इक्वल टू नहीं आएगा है ना, क्योंकि इक्वल टू नहीं होता, एक्स माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, इक्वल टू नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम, इस x की जगह ये बनाना है आपको, इस x की जगह ये बनाना है। तो बहुत ध्यान सुनो, अगर x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, अगर x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, तो मोड x कहां से कहां तक होगा। समझो बात को, समझो समझो समझो, मोड x कहां से कहां तक होगा। मैं कह रहा हूं मोड x 0 और इन्फिनिटी के बीच होगा। या ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, सुनो मेरी बात, ये क्या करा मैंने, ये कुछ नहीं किया। मैंने कहा था कि मुझे इस x को ये बनाना है, तो मैंने क्या कहा, अगर x माइनस निगेटिव से प्लस इन्फिनिटी है तो उस x का मोड कहां से कहां तक होगा। अगर कोई नंबर यहां से यहां तक के बीच में है और मैं तुम अगर मोड लूंगा, मॉडुलस लूंगा, तो या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव नंबर आएंगे। अरे भाई समझ में नहीं आई क्या बात, यहां से यहां तक का आप कोई भी नंबर ले लो। मैंने कहा, आपने कहा सर माइनस 3 ले लो, आपने कहा सर 0 ले लो, आपने कहा सर 8 ले लो। जब आप माइनस 3 लोगे तो 3 आएगा, 0 लोगे तो 0 आएगा, 8 लोगे तो 8 आएगा। मतलब नंबर अगर नेगेटिव है, यहाँ का है, नंबर अगर 0 है या नंबर अगर पॉजिटिव है, मगर मोड लेने पे वो पॉजिटिव बनेगा या 0 बनेगा। तो मतलब क्या कहने का, अगर हमारा x नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में है, तो उस x का जो मॉडुलस है ना, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात ये लिखी हुई है। ठीक है, हटाओ। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि यहां पर ये बनाना है, तो मोड x तो बन गया। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, 0 का तो 0 रहता है, मोड x क्या क्या बन जाएगा, माइनस मोड x, और इन्फिनिटी बन जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी। और इनइक्वलिटी का एक रूल है जो आपको अभी याद रखना है, कि माइनस से मल्टीप्लाई करते टाइम इनके मुंह चेंज हो जाएंगे। इसका मुंह हो जाएगा इधर को और इसका मुंह हो जाएगा इधर को। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनके मुंह घूम जाते हैं। तो 0 में मल्टीप्लाई करी, माइनस से 0 रहा, इसको करी तो ये रहा, इन्फिनिटी का ये बन गया, इंप्लाइज। अब एक रूल और है इनइक्वलिटी का, कि छोटी वैल्यू हमेशा इधर आती है लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू उधर आती है।
तो कि जीरो छोटा है कि ये छोटा है, ये छोटा है ना, तो इसको आप इधर लाओ, जीरो को आप इधर लाओ, जो अपनी जगह है वो अपनी जगह रहेगा। और जब आप इनको इंटरचेंज करोगे ना, तो मुंह फिर घूम जाएगा, तो इनका मुंह फिर से घूम जाएगा। ठीक है, इसका मुंह क्या होगा, फिर से घूम जाएगा। जो सिंपल जीरो पे था वो जीरो पे जाएगा घूम के, जो यहाँ था वो यहाँ लगेगा, ये वाली। तो ये मैंने क्या करा, अगर आप देख रहे हो तो मैंने माइनस मोड एक्स यानी कि एफ एक्स बना दिया, मैंने एफ एक्स बना दिया। तो इस बात का मतलब पता क्या है कि अगर x माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में है, तो एफ एक्स माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में है और इक्वल भी है, तो मैंने ये हिला दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एक्स मतलब रेंज, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक, ये ओपन ये क्लोज, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगा, समझो। तो ये भी ये था अलजेब्रिकल मेथड कि पहले आप डोमेन देखो और डोमेन को इस वाले एक्स को ये बनाओ, सोच की चीजों को, और आ जाएगा आंसर। इस तरह भी आप लोग रेंज फाइंड कर सकते हैं फंक्शन की। अब देखते हैं इसका ग्राफिकल मेथड। कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर मेथड सीखना है, नोट करो तुरंत। अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड। अब देखो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए, जो मैंने आपको समझाया था पहले वाली वीडियोस में, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस मोड एक्स। अगर आपको ध्यान हो कि मोड एक्स का था डेफिनेशन, मोड एक्स की वैल्यू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। ये थी क्या, यही थी क्या, ठीक है, भी थी ना। और इसका अगर आप ग्राफ देखो मोड एक्स का, तो ये मैंने आपको बताया था और कहा था कि इसको अच्छी तरह अपने माइंड में छाप लेना एकदम। ये होता है मोड एक्स का ग्राफ, ये लाइन y इक्वल टू एक्स, ये लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, ये था मोड एक्स का। अब उसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको माइनस से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके अब ये वाला एक्स हो जाएगा माइनस का, ये वाला एक्स हो जाएगा प्लस का, और जो कंडीशन है वो सेम रहेगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक्स लेस देन जीरो। ये ग्राफ तो इसका है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे इधर। क्वेश्चन मेरा ये वाला है, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ अगर मैं करूं तो बहुत ध्यान से देखेंगे सामने बोर्ड पर। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने पे आ जाऊं, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, ये वाली लाइन एक्चुअल में इस लाइन को बोलते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये लाइन तो किससे बन रही है, जब x ग्रेटर देन है जीरो से, x एक्सिस, x ग्रेटर देन जीरो से कहां है, इधर तो x लेस देन होता है ना जीरो से, और इधर x होता है ग्रेटर देन। तो x ग्रेटर देन वाले पार्ट में, x ग्रेटर देन जीरो वाले पार्ट में ये लाइन बनानी है, इधर से हटाओ। और y इक्वल टू एक्स लाइन होती है ये वाली, इसको बोलते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन। ये कहां बननी है, जब x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो तो इधर है ना, इधर तो नहीं है, तो इधर से हटाओ। तो ये मेरा ग्राफ बना, मेरे इस क्वेश्चन का ग्राफ ये बन गया। तो अगर आप इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें और परछाई वाला तरीका अप्लाई, कि ग्राफ की परछाई, ये लाइन थोड़ी सी मेरे को 45 डिग्री के एंगल में बनती है ना, कुछ ऐसा बना दें, ठीक है, चलो सही हो गया। तो ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पर जहां से जहां तक पड़ सकती है, अगर आप नीचे खड़े होकर टॉर्च मारोगे तो इस लाइन की परछाई यहां पड़ेगी और इसकी परछाई यहां पड़ेगी, मतलब पूरे एक्स एक्सिस पर ग्राफ की परछाई पड़ रही है। तो पूरा एक्स एक्सिस यानी कि रियल नंबर, पूरा एक्स एक्सिस, पूरा एक्स एक्सिस यानी कि एवरी रियल नंबर इज डोमेन। और अगर हम रेंज की बात करें, तो अगर आप इधर से टॉर्च लगाओ और इधर से टॉर्च मारो, तो इसकी परछाई यहाँ इस हिस्से पर पड़ेगी, फाइव एक्सिस पर, और इसकी परछाई भी इसी हिस्से पर पड़ेगी, यानी कहां से कहां तक पड़ेगी, जीरो पे और नीचे तक, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो तक परछाई पड़ेगी ग्राफ की, ऊपर तो पड़ेगी नहीं ना। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो तक इसका क्या हो जाएगा, रेंज। तो ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करो और लिख दो क्लियर बाय ग्राफ, इट इज क्लियर बाय ग्राफ, क्या लिखोगे आप लोग, इट इज क्लियर बाय ग्राफ, it is clear by graph, domain is equal to r and range is equal to माइनस इन्फिनिट टू जीरो। चलो जी, तो मैंने आपको हर तरीके से क्वेश्चन करना बता दिया है। अब आप तुरंत इसको नोट करेंगे और चलते हैं सेकंड पार्ट पर।
देखते हैं सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट डाल लेना क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। तो डोमेन के लिए मैंने बताया था, अच्छा देखो मैंने कहा था ना कि हर क्वेश्चन में हम हर तरीका नहीं अप्लाई कर पाएंगे, इसमें हम ग्राफिकल नहीं लगा पाएंगे, ग्राफ लाना बहुत दिक्कत आएगी ग्राफ बनाने में। और बाई ऑब्जर्वेशन तो हम क्वेश्चन को केवल तभी कर सकते हैं जब फंक्शन तो छोटा लिखा हो, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा ना हो, यहाँ पर स्क्वायर्स भी आ गए, रूट भी आ गया, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन से हम कर सकते हैं, उसके लिए हमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आपने तो अभी एक क्वेश्चन किया है ना, तो जब प्रैक्टिस हो जाती है तब हम बाई ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन को कर देंगे। फिलहाल इसको हम इससे नहीं कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को हम इससे नहीं कर पाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं इसको हम एरो डायग्राम से और अलजेब्रिक मेथड से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और ऑब्जर्वेशन भी हम यहाँ पे ठीक से फील नहीं कर पाएंगे। फीलिंग मैं आपको बताऊंगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगी फिलहाल, इसलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा। तो देखते हैं पहले तो अलजेब्रिकल मेथड से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। डोमेन के लिए बताया था कि उन वैल्यूज को ढूंढ लो जिन वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन आए, और उन वैल्यूज को आर में से हटा दो। तो सुनो, ये मेरे पास आर है 0 प्लस और इधर नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर डाल दूं एक हेडिंग डोमेन कि मैं यहाँ पर डोमेन की चर्चा कर रहा हूं, मैं यहाँ पर चर्चा किसी कर रहा हूं डोमेन की, और मैं कहता हूं आपसे डोमेन के लिए आप थोड़ी लाइट दिक्कत कर रही है ना, ठीक करनी पड़ेगी, अभी हुआ था लाइट खराब। डोमेन में अगर मैं बताऊं तो डोमेन में क्या होगा कि एफ एक्स इज डिफाइन इफ एफ एक्स कब डिफाइन होगा, ये सोचो यहाँ पर एफ एक्स डिफाइन कब होगा। देखो स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, अगर आपको ध्यान हो तो स्क्वायर रूट 0 के लिए डिफाइन होता है, और स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइन होता है। स्क्वायर रूट 0 के लिए डिफाइन होता है, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी स्क्वायर रूट डिफाइन होता है। नेगेटिव वैल्यूज के लिए स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव वैल्यूज के लिए स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता, ठीक। तो एफ एक्स इज डिफाइन इफ, एफ एक्स डिफाइन कब होगा, इफ स्क्वायर रूट के जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो या तो ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो। समझो, एफ एक्स इज डिफाइन, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब इफ अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी या तो 0 ही हो तो डिफाइन होगा, या फिर 0 से बड़ी हो तो डिफाइन होगा। क्योंकि अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो ये डिफाइन नहीं होगा। अपने को क्या निकालना है, डोमेन, जिन वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन कहां पे है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर रूट वाले केस में आप हमेशा याद रखना कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो या फिर 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव हो। इस बात को कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन भी हो और इक्वल भी 0 के। चलो जी, अब डोमेन मेरे को फाइंड करना है, तो सुनो मेरी बात, इस लाइन को उधर दे दो, इस लाइन को आप देखो, ये चीज उसी तरह काम करती है जिस तरह इक्वल काम करता है। बस कुछ बातें हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करते टाइम इसका मुंह घूम जाता है, रेसिप्रोकल करते टाइम जिसका मुंह घूम जाता है, ये हम सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 गया इधर, तो क्या हो जाएगा -9। बहुत ध्यान समझिए कैलकुलेशन। अब इक्वल टू में हम क्या करते थे, अगर इक्वल टू लगा होता तो हम माइनस को ऐसे काट देते। अब माइनस को आपको काटना नहीं है, आपको ये बोलना है या फिर ये लिखना है कि मल्टीप्लाई बाई माइनस, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर 9, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इसका मुंह घूम जाएगा, इसका मुंह घूम जाएगा। अच्छा, ये जो चीज लिखी है ना, एफ एक्स इज डिफाइन इफ, ये सब लिखी भी आ रही है ऑटोमेटिकली कि एफ एक्स इज डिफाइन जब ये चीज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये एफ एक्स कब डिफाइन होगा, जब एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 होगा। एफ एक्स डिफाइन कब होगा, जब एक्स का स्क्वायर 9 के इक्वल होगा या 9 से छोटा होगा। अब आप मुझको ये बता दो, इस पूरी रियल लाइन पर वो कौन कौन से एक्स हैं, वो कौन कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर 9 और 9 से छोटा होता है। तो अगर आप देखो, इतना आप लोग समझ सकते हो, आप क्लास 11th में आ गए हो, 10th पास करके, कि इन वैल्यूज का ही, सिर्फ इन वैल्यूज का ही स्क्वायर या तो 9 होता है या 9 से छोटा होता है। क्योंकि जैसे आप 3 से जस्ट आगे पहुंचोगे ना, 3.1 पे, 3.2 पे, तो स्क्वायर 9 से बड़े आएंगे, और -3 से थोड़ा सा पीछे पहुंचोगे तो भी एक तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी,
और 9 से बड़ी आएगी। तो क्या मैं इस बात का कंक्लूजन ये लिख सकता हूं क्या, ये यहाँ बात को फील करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, कि अगर एक्स स्क्वायर 9 या 9 से छोटा है, अगर एक्स का स्क्वायर 9 है या 9 से छोटा है, तो वो एक्स -3 और 3 के बीच में होगा, -3 और 3 के इक्वल होगा या बीच में होगा। -3 और 3, इन सब वैल्यूज का ही तो स्क्वायर 9 के इक्वल है या फिर 9 से छोटा है। इसको पार करते सार तो 9 से बड़ा आएगा ना। तो मतलब मैंने डोमेन क्वेश्चन का फाइंड कर दिया। डोमेन क्या होगा, -3 2+3 का क्लोज्ड इंटरवल। इस तरह हमने डोमेन को फाइंड किया। यहाँ आप फील भी कर सकते हैं, आप -3 से लेके +3 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पर रखो, अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी। जैसे ही आप 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो वैल्यू अंदर की नेगेटिव बन जाएगी, और नेगेटिव के लिए स्क्वायर रूट हमारा डिफाइन नहीं होगा। ऐसे ही -3 से छोटी वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे तो स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा। तो ये हमने फाइंड किया इसका डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। अब बात करते हैं रेंज के बारे में। तो रेंज को हम डोमेन की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो क्योंकि मेरा x क्या आया है, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल -3 to +3, ये x है ना मेरा, ये x हमारा इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो इस बात को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x -3 और 3 के बीच में x के इक्वल है। अब आपको इस x की जगह ये चीज बनानी है, ठीक है, इस x को ये बनाना है। तो 1 बाय 1 करेंगे, पहले स्क्वायर लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, फिर 9 से प्लस करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो सुनो, बहुत ध्यान से एक बात को सुनो जरा, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। चलो, क्या करना था, इसको मैं पहले स्क्वायर लगा रहा हूं। अगर कोई वैल्यू -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 -4, चलो जी, x -3 और +3 के बीच में है, मुझको ये बनाना है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने स्क्वायर कर दिया, तो क्या ये वैल्यू अब भी यही रहेंगी? नहीं रहेगी। समझो, अगर x -3 और +3 के बीच में है, अगर x -3 और +3 के बीच में है, ये x है, इतना x है ना, इतना x है ना, तो यहां से आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कर लेना, किसी वैल्यू का, वो वैल्यू तुरंत उस वैल्यू की जो वो वैल्यू है ना, मान लो कि 9 है, अगर x इस हिस्से में है, -3 से 3 तक है, तो उसका स्क्वायर करने पर ना वो x 0 और 9 के बीच पहुंच जाएगा तुरंत, स्क्वायर करने पर। क्योंकि -3 का कर लो तो 9 बन जाएगा, -2 का करोगे तो 4 बन जाएगा, -1 का करोगे तो 1 बन जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा। तो अगर कोई वैल्यू -3 और 3 के बीच में है, तो उस वैल्यू का स्क्वायर 0 और 9 के बीच में होता है। समझो, चलो मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये बना -9, एक सेकेंड, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर 0 का तो 0 रहेगा, एक्स स्क्वायर का बनेगा -x², 9 का बनेगा -9, और इनका मुंह घूम जाएगा, ये हो जाएंगी इधर को, ये हो जाएंगे इधर। अब तरीका क्या बताया था कि छोटी वैल्यू हमेशा इधर होनी चाहिए, तो -9 को इधर लिखो, 0 को उधर लिखो, और इनको इंटरचेंज करते वक्त भी साइन चेंज हो जाता है, अब भी साइन चेंज होगा। अब 9 ऐड कर दो, भाई आपको ये बनाना है ना, एडिंग 9, अब सब में एडिंग 9 कर दो, 9 ऐड करोगे तो -9 और +9 ऐड कर रहे हैं तो 0, 9 ऐड करेंगे तो 9 - x², 9 ऐड करेंगे तो 0, 9। अब इसका स्क्वायर रूट लो, और फिर सोचो जो वैल्यू 0 और 9 के बीच होती है और आपने उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो वो वैल्यू अब 0 और 3 के बीच हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू 0 और 9 के बीच में है और आपने उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो वो अब 0 और 3 के बीच हो जाएगी, और ये क्या बन के आ गया, fx, दिस इज fx। तो fx कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 3, तो मतलब क्वेश्चन की जो रेंज है, फंक्शन की जो रेंज है वो होगी 0 to 3, 0 से 3 इसकी रेंज होगी, 0 से 3। तो पहले हमने डोमेन फाइंड करा, डोमेन को हमने यहाँ पे लिखा, उसकी हेल्प से हमने रेंज फाइंड करी, ठीक। तो नोट करेंगे, तुरंत चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखते हैं, अब पहले देखते हैं क्वेश्चन 5, क्योंकि यहाँ भी हमको यही काम करना है, इसके बाद देखते हैं 3 और 4 को। वैसे ही वो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
तो कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इन सभी की रेंज फाइंड करनी है, सिर्फ रेंज पूछ रहा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x, एक्स बिलोंग कर रहा है आर को और एक्स ग्रेटर देन 0। तो कभी भी याद रखना, अगर इस तरह के क्वेश्चन में उसने आपको एक्स के बारे में कोई कंडीशन गिवन है ना, तो इनडायरेक्टली आपको डोमेन दिया हुआ है कि फंक्शन केवल यहाँ डिफाइन है जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन डिफाइन कब है? जब एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन नेगेटिव में डिफाइन नहीं है, फंक्शन 0 पर डिफाइन नहीं है, 0 से इधर फंक्शन हमारा डिफाइन है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। ये डोमेन दे दिया आपको उसने। तो क्योंकि हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हम यहाँ पर चाहे तो लिख भी सकते हैं कि डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। 0 पे तो नहीं है ना, तो क्लोज तो लगाएंगे नहीं हम यहाँ पे। मल्टी इंप्लाइज दैट, इस बात को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से इनफाइनाइट के बीच, इक्वल टू नहीं लगाना है इस बात, क्योंकि ओपन इंटरवल है। अब ये रेंज हमने यहाँ, सॉरी डोमेन हमने यहाँ पर लिख लिया। इस डोमेन की हेल्प से मेरे को यहाँ पर रेंज फाइंड करनी है। तो आप इस एक्स को ये बनाओ, कैसे सुनो, पहले मल्टीप्लाई कर दो 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट। अब करो मल्टीप्लाई माइनस से, माइनस से करोगे तो 0 रहेगा, माइनस से करोगे तो -3x, माइनस से करोगे तो माइनस का इनफाइनाइट और मुंह घूम जाएगा। अब 2 ऐड कर दो, एडिंग 2, 2 ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, और 2 ऐड करोगे तो इनफाइनाइट में तो कुछ भी करो वो ही रहेगा। अब नेगेटिव है, छोटी वैल्यू इधर होनी चाहिए, तो नेगेटिव इधर लिखो, 2 इधर लिखो, जो बीच में है वो बीच में रहेगा, इनके मुंह फिर घूम जाएंगे। तो ये मैंने देखो बीच में आपका एफ एक्स बना दिया, एफ एक्स मैंने बना दिया। जब ये आपका एफ एक्स बन जाएगा तो यही आपके क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? रेंज। यही आपके क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? रेंज। तो ये हमने अलजेब्रिकल मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो रेंज क्या है क्वेश्चन की? रेंज क्वेश्चन की अगर आप देख रहे हो तो कितनी आ गई भैया? -∞ to 2। ठीक, रेंज ही फाइंड करनी थी। हाँ, ग्राफ से भी कर सकते हैं अगर आप इसको ग्राफिकल मेथड से चाहें, क्योंकि ये तो लीनियर फंक्शन है ना। तो एक काम कर लेते हैं, अगर ग्राफ चाहो इसका देखना, तो दिस इज y इज इक्वल टू 2 - 3x। अगर आप इसमें x0 पुट करोगे, एक बार पुट करो x0, x0 पुट करोगे तो y कितना आएगा? 2। और अगर y0 पुट करोगे, y0 पुट करोगे तो x कितना आएगा? 2/3। x कितना आएगा? 2/3। तो पॉइंट्स क्या बने? एक पॉइंट बना 0,2 और दूसरा पॉइंट क्या बना? 2/3, 0, 0,2 और 2/3, 0। अब अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझो। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो 0,2 एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 2, तो दिस इज 0,2 एंड 2/3 ये 1 है, तो 2/3 कितना होता है? लगभग 0.6 लगभग ये हो जाएगा, है ना। तो 0,2 से अगर हम इसको ग्राफ, लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, थोड़ा स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट ही बनाएंगे इसको हम, बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे इस तरह से। जिस पॉइंट 0,2 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 2/3, 0। दिस इज 2/3, 0। और क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था, डोमेन फंक्शन डिफाइन है केवल x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ग्राफ को हम उस हिस्से में नहीं बनाएंगे जब x नेगेटिव है। इधर x नेगेटिव है ना, तो इधर लाइन नहीं जाएगी और 0 पे भी नहीं जाएगी, 0 पे भी नहीं जाएगी, मतलब ओपन सर्कल बनाएंगे। केवल x पॉजिटिव यहाँ है, मतलब इस हिस्से में पॉजिटिव है, तो यहां से लेके और ये पूरा का पूरा आपका इस कर्व का ग्राफ बन गया। अब अगर आप रेंज देखो तो आप इधर खड़े होकर टॉर्च मारो इस लाइन पर, तो इसकी परछाई y एक्सिस पर यहां से और यहां तक जा रही है, मतलब कहां से कहां तक जा रही है? नेगेटिव इंफिनिटी से 2 तक, और 2 नहीं है, ओपन सर्कल लगाया मैंने, तो नेगेटिव इंफिनिटी से 2 तक। भाई इस लाइन की परछाई, अगर आप यहां से टॉर्च मारोगे तो इस लाइन की परछाई y एक्सिस पर सिर्फ यहां पड़ेगी ना, तो ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा इसका? रेंज, -∞ से 2 तक।
तो नोट करेंगे तुरंत, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सेकंड पार्ट कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड द एक्स इज ए रियल नंबर। एक्स इज ए रियल नंबर, मतलब ये इसने आपको डोमेन दे दिया। एक्स क्या है? रियल नंबर है, पूरा का पूरा रियल नंबर इसका क्या है? डोमेन। चलो जी बात करते हैं रेंज की। तो क्योंकि उसने साफ कहा है एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक एक्स है। अब आपको रेंज बतानी है, तो आप इस एक्स को ये बनाओ। कैसे बनाओ? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हो स्क्वायर, तो या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। तो अगर x नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो उस x का स्क्वायर या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट तक होगा। ठीक, 2 प्लस कर दो बोथ साइड्स। 2 प्लस करोगे तो 0 प्लस 2 2, 2 प्लस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इनफाइनाइट में तो कुछ भी प्लस करो इनफाइनाइट ही रहता है। तो कितना बन जाएगा? 2 लेस देन इक्वल टू, ये मेरा एफ एक्स बन ही गया, एंड इन्फिनिटी। तो मतलब रेंज कितनी आ गई? 2 से इनफाइनाइट, 2 पे क्लोज्ड, इनफाइनाइट पे 0। तो फंक्शन की रेंज कितनी? 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक, हम अगर चाहें तो इसको ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल इसका पैराबोला बनेगा और पैराबोला हमने भी पढ़ानी है। तो हम, वैसे भी इजी क्वेश्चन था, जल्दी हो गया। देखते हैं थर्ड पार्ट। नोट करेंगे इसको। थर्ड कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स एंड x इज ए रियल नंबर। y इज इक्वल टू एक्स एंड x इज ए रियल नंबर। तो ये तो वैसे भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया था इंट्रोडक्शन वीडियोस में। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन, एंड डोमेन एंड रेंज दोनों इसकी रियल नंबर्स होती हैं, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स अगर आप ये बनता है, y इज इक्वल टू एक्स अगर आप ये बनता है, तो पूरा का पूरा रियल नंबर डोमेन होगा और पूरा का पूरा y एक्सिस इसकी रेंज होगी। वैसे भी साफ दिखाई दे रहा है कि जो आप यहां पर रखोगे वही आपको मिलेगा। x इज रियल नंबर, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यही क्या है? यही आपका f(x) में जो रखोगे वही मिलेगा। तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू f(x), तो मतलब रेंज क्या हो जाएगी इसकी? r। तो ये आप कर सकते हैं सॉल्यूशन अपना कॉपी में, ग्राफ बनाकर दिखा सकते हैं। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ ये बनता है, हमने पहले समझाया था आपको वीडियोस के अंदर पार्ट 2 में। और एवरी रियल नंबर इज डोमेन एंड एवरी रियल नंबर इज रेंज। तो जो रखोगे वही मिलेगा, जो आउटपुट है वही इसका, जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो एवरी रियल नंबर इज रेंज। तो ये क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के हमने आपको कर लिया है। कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ठीक, फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइन एज 2x minus 5, एक फंक्शन डिफाइन है 2x minus 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ दिस। f0 बताना है, f7 एंड f minus 3। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्लास 9th का है, अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल में हमने किए थे एक्सरसाइज 2.2 में क्लास 9th में। तो जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है ना, जैसे f0 कह रहा है, तो f की जगह पे 0 पुट कर दो। तो 2 into 0 minus 5 इज इक्वल टू -5 आ गया आंसर। f7 कह रहा है ना, तो जहां पर x है वहां पर 7 पुट कर दो। तो दोस्तों 14 माइनस के 5 कितना हो गया? 9। -3 पुट कर दो तो ये आ जाएगा f-3। तो f2 - 3 - 5। ये क्वेश्चन तो 11th क्लास लेवल के है भी नहीं, 8th 9th के क्वेश्चन है। 2 into -3 तो -6 - 5 इज इक्वल टू -11। ये इसके आंसर समझ में आ गया होगा। नोट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा तीसरा था। द फंक्शन t which maps temperature in degree C
डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर, फंक्शन दिया हुआ है टीसी, जो टेम्परेचर का फंक्शन है सेल्सियस के लिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। टीसी इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। तो बता रहा है, कह रहा है कि T0 बताओ, T28 बताओ और T-10 की वैल्यू बताओ। तो जैसे कि T0 बताना है ना, तो ये है TC की वैल्यू, तो T0, तो जहां पर C है वहां पर 0 पुट करके इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, और कितना जाएगा, ये 0 बन गया 32। T28, तो 9 इंटू सी की जगह 28 प्लस 32, सोल्व आप लोग इस बार भैया खुद कर लेना, कैलकुलेशन वगैरह खुद कर लेना। T-10, तो 9 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 32, ये आसान से ये मैं कर देता हूं, तो 9 दूनी 18, माइनस के 18, ठीक है, और प्लस के 32, तो 14 आ जाएगा। ठीक, ठीक है। फोर्थ में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू बताओ, जबकि टीसी इज इक्वल टू 212 है, टीसी की वैल्यू है 212, तो दिस इज टीसी, टीसी मतलब 9c/5 प्लस 32 की वैल्यू 212, टीसी इज इक्वल टू 212, तो 9c/5 ये गया इधर, तो 212 माइनस के 32, तो 9c/5, तो मेरे हो गया 0, 21 में से 3 गए तो कितने होते हैं, मेरे ख्याल से 18 होते हैं शायद, है ना। तो 9c इज इक्वल टू 180 इंटू 5, तो c इज इक्वल टू 180 इंटू 5 अपॉन 9, 9 दूनी 18, तो 100, तो c इज इक्वल टू 100, तो वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू कितनी आ गई, 100। ठीक, तो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट, और हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो प्रैक्टिस अपनी करते हैं ना, जो कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एग्जांपल्स में। थैंक यू।